एक्स सेंटर में क्या करेंगे, लेट्स से हमने एक ट्रायंगल लिया, एंगल ए का हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बना दिया, लेट्स से ये बना, और हमने बी और सी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या बना दिया, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये हमारा बी का ये एंगल बी है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है बी का, राइट। तो हमने क्या करा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी बना दिया कुछ ऐसे, और इसी तरह से एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बना दिया सी का, सी का भी ये वाले का, जहां पर ये मीट करेंगे ये पॉइंट आएगा, इसको हमने आई ए नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, आई ए नाम दे दो, ई ए नाम दे दो, एक्स सेंटर बोलते हैं इसे, जो ए वर्टेक्स के ऑपोजिट होगा। तो इसका इससे क्या बना सकते हो आप, इससे एक सर्कल बना सकते हो जो कि इस तरह से बनेगा, जिसमें बी सी आपकी टेंजेंट होगी, ए बी को एक्सटेंड करोगे उसको भी टेंजेंट होगा उसके साथ भी, और ए सी को भी एक्सटेंड करोगे तो उसके साथ भी टेंजेंट होगा, क्लियर है। तो ये तीन टेंजेंट की तरह से एक्ट करेंगे, एक दो, तो क्या करा हमने, एंगल ए का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिया, बी और सी के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ले लिया, तो जो जहां पर तीनों मिलेंगे उसको हमने नाम दे दिया आई ए लिख दिया, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, याद रहेगा कि ए के ए वर्टेक्स के सामने वाला एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने ए का बनाया इसी तरह से बी का बना सकते हैं, ऐसे सी का बना सकते हैं, क्लियर, ठीक है भाई। यस सर। कि वो बना नहीं रहा हूं मैं, उस तरह से साइड में दूसरे और दो और बन जाएंगे आपके, यहाँ पर एक बन जाएगा, यहाँ पर भी एक बन जाएगा, यहाँ पर भी एक बन जाएगा, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले क्या हैं, डायरेक्टली इसका भी फॉर्मूला याद रखना, एक्स सेंटर निकालने का क्या फॉर्मूला है, जैसे आई ए लिखा मैंने, ए समझ के दो कि वर्टेक्स ए के सामने वाला जो सर्कल है उसका सेंटर की बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला कुछ कुछ इन सेंटर जैसा ही है। इन सेंटर का फॉर्मूला याद है किसी को, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था भाई, ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b। बिल्कुल वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा, बाकी सारे पॉजिटिव है। क्या होता था, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एक्स सॉरी वाई वन एक्स टू बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से वाई में चेंजेस कर देना, क्या आएगा, माइनस ए वाई वन बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि जब हम आई बी निकालेंगे, बी वर्टेक्स के सामने वाला सर्कल का सेंटर, तो क्या लिखेंगे, ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए माइनस बी प्लस सी, क्लियर है सभी को, यस सर। ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका हो गया। ऐसे ही तीसरे वाला लिख देना, तीसरे वाला भी, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा सेंटर हो गया ट्राइंगल का, ठीक है भाई। तो ये पांच याद रखने, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और एक्स सेंटर, ठीक है। बाकी मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात कर चुका हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे सेंटर जो होते हैं वो एक पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, कोइंसाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से ये चारों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। एक्स सेंटर तो बाहर ही होगा ना, एज द नेम सजेस्ट एक्स सेंटर, ठीक है भाई, क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक, यस सर। यस सर। अच्छा अगर मैं बोलूँ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, तो उसका स्लोप कितना होगा भाई, अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसका स्लोप क्या लेंगे, बना के देखो क्या आएगा स्लोप। एक लाइन है जो दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, कैसे बनेगी, -1। माइनस वन, पक्का सिर्फ माइनस वन आएगा या प्लस वन भी हो सकता है, सोचो। एक लाइन बनाकर देखो, ऐसे मान लो मैंने ली, ये एंगल बन रहा है लेट्स से 45 डिग्री, ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ हो गया लाइन का एंगल, और वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल लेंगे, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है,
एक्स एक्सिस के साथ भी वाई एक्सिस के साथ भी, तो इसका स्लोप कितना होगा? तो 1 minus लेकिन लाइन ऐसे भी तो हो सकती थी। इसका क्या है, इसका तो पॉजिटिव आएगा बेटा, 45 डिग्री लिया हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो 1 भी आ सकता है और आप कह रहे हो -1, तो -1 भी आ सकता है बेटा। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, लेट्स से अब ऐसी ये मैंने 45 वाली ली है, बाकी ऐसे पास होगी 45 वाली। तो चलो एक और ले लेता हूँ, ऐसे भी तो हो सकती है एक लाइन, ठीक है भाई। इसमें मैंने क्या करा, इस तरह से लाइन ली। अब देखो मैं कौन सा एंगल ले रहा हूँ, ये 45 हो गया और एक्स एक्सिस के साथ ये वाला भी 45 हो गया, ठीक है। क्लियर है? दोनों एक्सिस के साथ 45 डिग्री पर ले रहा हूँ ना मैं, क्लियर है? तो इसका Yes. स्लोप -1 होगा, तो इसका स्लोप -1 होगा। क्यों? क्योंकि जब हम मेजर करेंगे, ऐसे मेजर करेंगे ना, तो हम तो लाइन का एंगल जो एम लेते थे उसमें थीटा ऐसे मेजर करेंगे, तो ये तो 135 आएगा ना, क्योंकि 90 है, 90 + 45 लोगे तो 135 हो जाएगा पूरा एंगल। और 10 135 की वैल्यू क्या होती है भाई? ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी लाइन बोले कि इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो स्लोप क्या लेना है, लिख लो ये जल्दी से। मैंने जैसे इंटरसेप्ट वाले बताए थे, इसी तरह से ये याद होनी चाहिए, नहीं तो पेपर में कंफ्यूजन हो जाएगा कि एक लेना है, दोनों लेने, माइनस लेना है, प्लस लेना है। ठीक? Yes, sir. Yes, sir. तो लिखिए सभी ने, लिखते चलना जो जो इंपॉर्टेंट बात है, बाकी याद भी रखो। अब आता है लेट्स से मैंने एक क्वेश्चन बोला, एक लाइन दी हुई है हमें, लेट्स से उसका इक्वेशन दिया हुआ है ax + by + c = स्टैंडर्ड इक्वेशन दी है, और मुझे 2 पॉइंट दिए हैं, इवन ये कई सारे पॉइंट दिए हैं। पॉइंट ले लिया, पी ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, एस ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट तो मैंने बना दिए, मुझे पता लग रहा है कि कौन सा पॉइंट लाइन के लेफ्ट में, कौन सा पॉइंट राइट में। लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि कौन से पॉइंट लाइन के एक साइड पर है और कौन से पॉइंट ऑपोजिट साइड पर है, तो मुझे लेट से पता करना है कि जो पी पॉइंट है लेट से ऐसा है ए कॉमा बी, और जो क्यू पॉइंट है लेट से वो है सी कॉमा डी। तो मुझे टेस्ट कर मतलब पता लगाना है कि ये दोनों पॉइंट सेम साइड पर है या ऑपोजिट साइड पर है। तो ये कैसे पता लगाएंगे? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर लाइन के ऊपर एग्जैक्टली ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से पॉइंट बी ले लिया, तो अगर बी पॉइंट में लेता हूँ लेट्स से ई कॉमा एफ, तो अब मैं अगर बी पॉइंट ई कॉमा एफ है और उसको लाइन की इक्वेशन में पुट कर दूँ, एक्स की जगह ई रख दूँ और वाई की जगह एफ रख दूँ, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, Yes. Yes, sir. क्योंकि वो सेटिस्फाई करेगा, है ना। अच्छा, यानी कि इक्वल टू 0 आएगा जब एग्जैक्टली लाइन के ऊपर पॉइंट है। तो जो लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं है उससे क्या आएगा? 0 नहीं आएगा, है ना। Greater than ठीक है। 0, less than 0. हाँ, तो अगर 0 नहीं आएगा तो फिर या तो ग्रेटर आएगा या लेस देन आएगा भाई, है ना। या तो ग्रेटर आएगा या लेस देन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने लाइन में लेट्स से ax + by + c = 0 में हमने क्या पुट किया, पुट p पॉइंट रख दिया, क्या है लेट्स से p मैंने माना था a, b। अच्छा a, b मत मानो, तो क्योंकि मैंने a, b तो पहले ही ले लिया, कोफिशिएंट ले लिया a, b। यहाँ पे कुछ और लिख दो, लेट्स से क्या लिखते हैं g, h। तो अगर आपने g, h पुट किया इसमें और लेट्स से ऐसा कुछ आया f b × h प्लस, ये आंसर लेट्स से ग्रेटर देन 0 आता है। एंड अगर आपने नेक्स्ट पॉइंट लिया क्या, q, अब q के 2 केस बनेंगे, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन। तो अगर सेम आ जाता है, क्यों हमने पॉइंट लिया था c, d, इसमें भी c सेम हो जाएगा ना। चलो यार x1 y1 ऐसे लिख दो, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे लिख दो x1 y, मतलब समझ लो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, x1 और ये y1। तो अगर मैंने q पॉइंट पुट करा तो आएगा ax1 + by1 प्लस, और ये भी अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो बताओ दोनों के दोनों पॉइंट सेम साइड पे या ऑपोजिट साइड पे होंगे? same side. देन p and q आर ऑन सेम साइड। और अगर ऑपोजिट साइन आ जाता है तो फिर Opposite एल्स। side. ठीक है बेटा, क्लियर है? Opposite. Yes, sir. या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाए, मतलब ऐसे याद रखो कि p पॉइंट पुट कर
और क्यू पॉइंट पुट करके इक्वेशन में अगर दोनों के दोनों सेम साइन के आ रहे हैं, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तब भी सेम साइड पे होंगे, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो भी सेम साइड पे होंगे, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या होगा, ऑपोजिट साइड पे होगा। तो ये तुमने इनइक्वालिटी में पढ़ा भी होगा, याद है वो शेड करते थे कि इनइक्वालिटी में कि कौन सा रीजन सेटिस्फाई करता है, याद है? Yes. Yes. तो उसी कॉन्सेप्ट पे लगाया गया ये बेसिस कि भाई अगर ऑपोजिट साइन आ जाता है, मतलब एक ग्रेटर आ रहा है और एक लेस आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड पे हैं, और सेम साइन आ जाता है, पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो सेम साइड पे। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने अगर एक क्वेश्चन दिया, इससे मैंने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ax plus by plus c equals 0। अगर मैं कोई कहता हूँ कि इक्वेशन लिखो लाइन की जो कि इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो जो पैरेलल लाइन होगी वो कैसी होगी? पैरेलल लाइन की इक्वेशन कुछ कैसी होगी, ऐसी होगी ना, ax plus by प्लस प्लस c रहेगा या d कुछ और हो जाएगा, राइट? तो ये जो आएगी ये क्या आएगी, फैमिली ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस जो कि And गिवन लाइन के साथ क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, ठीक है भाई। अब इस d की वैल्यू निकालने के लिए, इस d की वैल्यू क्योंकि जब तक पता नहीं होगी आंसर नहीं आएगा, तो d की वैल्यू निकालने के लिए वो क्या करेगा, स्पेसिफिकली कुछ दे देगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने क्या लिख दी, फैमिली ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस जो कि इस लाइन के साथ क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर है? Yes. इसी तरह से अगर मैं बोल दूं अच्छा देखो, अगर तुम कहोगे कि सर लेने की क्या जरूरत है, पैरेलल लाइन के स्लोप्स इक्वल होते हैं, हाँ तो ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करना है जो इस लाइन के साथ पैरेलल हो, तो इस तरह से लिखा जाएगा। मतलब याद ये रखना है कि बिल्कुल इक्वेशन वही लिख देनी है, बस जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको डिफरेंट लिख दो, और वो अननोन है जिसको निकालने के लिए वो क्या करेगा, तुम्हें कुछ गिवन इंफॉर्मेशन देगा, कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा कि भाई ऐसा है, तो फिर वो जो डी अननोन है वो निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ ऑल लाइंस परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर मैं कहता हूँ कोई लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के साथ, तो वो कैसी होगी, देन सच इक्वेशंस ऑफ लाइन इज गिवन बाय, कोई बताएगा कैसी होगी? अगर मैं कह देता हूँ इस लाइन के साथ कोई लाइन परपेंडिकुलर, तो वो कुछ ऐसी होगी। आपको क्या करना है, ए और बी को स्विच कर दो, मतलब बी की जगह ए लिख दो, ए की जगह बी लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर डी लिख दो जो अननोन है, और बीच में माइनस लगा दो। ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो हम स्लोप लेते थे कि अगर परपेंडिकुलर लाइन से तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता था, वहीं से निकाल के हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर है? ठीक है भाई। yes, अच्छा, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस बताया था मैंने, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये बताया था या नहीं? No. कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। L1 मान लो दिए हुए a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन दिए हुए e2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन है। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज गिवन बाय c1 माइनस c2 का मॉड डिवाइड में रूट। अच्छा, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो मुझे a1 a2 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्या आएगा, जब पैरेलल हैं कोएफिशिएंट क्या होंगे भाई, सेम ही ले लूँ। yes, sir. ठीक है, अच्छा तो अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से देखना, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस मैंने लिख दिया मॉड c1 माइनस c2 डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसमें मैंने a और b के कोएफिशिएंट जो x और y के कोएफिशिएंट है वो सेम ले लिए, जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन दिया, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, दो लाइन दी है, L1 दी हुई है, L2, 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में बता दो c1 c2 कितना है और a और b कितना है। सबसे पहले आपको ये दिख गया, ये पैरेलल लाइंस है, Yes, जो sir. भी आए सभी को समझ में, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल लाइंस है तो फिर बता दो मुझे स्मॉल a स्मॉल b क्या लेना है, और स्मॉल c और स्मॉल c1 और c2 कितना लेना है। c1 c2 क्या लिख दूं, Sir, 5 and 10 by 2. C1 30 और C2 10.
हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे एक जने ने बोला भाई C1 5 और C2 ले लो 10/3, किसी ने बोला C1 ले लो कितना कितना बोला C1 आपने 15 और C2 फिर 10 ले लो, 30 नहीं आएगा बेटा, 30 कहाँ से आएगा। देखो आप या तो क्या करोगे, इस इक्वेशन को पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो A और B है वो सेम हो जाएंगे, और C1 और C2 क्या हो जाएगा 15 और 10। या फिर आप क्या करो, C1 को वैसे मतलब C1 को 5 रखो और C2 क्या हो जाएगा, सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, तो 10/3 हो जाएगा। क्लियर है Yes. भाई, तुम्हें किसी तरह से A और B जो X और Y के कोएफिशिएंट है वो सेम करने हैं, सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर दो, उसके बाद C1 और C2 बताओगे। तो अगर आप लेते हो, अगर C1 लेते हो 5, C2 लेते हो 10/3, तो जल्दी से A और B बताओ कितना होगा। 6 और 3। 6 होगा पक्का भाई, डिवाइड कर दिया मैंने, C2 जो है वो 10/3 लिखी है, तो 2 और -1 नहीं होगा। 2 और माइनस 2 और अगर -1। हाँ, और अगर मैं C1 लेता हूँ 15 और C2 लेता हूँ 10, तब मेरा A और B कितना होगा, तब होगा भाई 6 और -। फिर यस सर। भाई आया बेटा सभी को समझ में। Yes, sir. Yes. ठीक है, नेक्स्ट तो ये ध्यान रखना कोएफिशिएंट कैसी है, तो ऐसा नहीं है जैसे वो उसमें करा था हमने 3D में, 3D में भी तो करते थे ऐसे, पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालते थे, याद है। पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या होता था, याद है। इसी फॉर्मूले में बस ऐसे लिखते थे हम, याद है। D इक्वल टू क्या लिखते थे हम, D1 माइनस D2, मॉड में क्या लिखते थे, याद है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, याद है। और प्लेन पैरेलल होने के लिए हम क्या करते थे, मैंने बताया था, जो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के होते थे उनको सेम रखते थे, याद है। अगर नहीं होते थे तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके सेम बनाते थे। क्लियर है, यस सर। बिल्कुल वही सिमिलर फॉर्मूला है। ये 2D है, इसमें 3D था बस, और कुछ नहीं। अब आता है, अगर मैं कहता हूँ फॉर्मूला ये भी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है। पैरेललोग्राम का वैसे एरिया पता है किसी को, क्या होता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी क्या होता है, किसी को नहीं पता। बेस इंटू हाइट नहीं होता भाई, बेस इंटू हाइट। तो ये मान लिया पहली वाली हाइट है D1, और दूसरी हाइट कुछ मान लेते हैं ऐसे, एक्सटीरियर टू द ट्राइंगल, तो सॉरी ट्राइंगल कह रहा हूँ, पैरेललोग्राम। तो ये दो हाइट ले ली हमने, ठीक है। ए से ले लिया एक परपेंडिकुलर BC के ऊपर, फर्स्ट बेस के ऊपर, क्योंकि जब आप एरिया लिखोगे पैरेललोग्राम का तो बेस इंटू हाइट कोई सा भी बेस हो सकता है ना। तो अगर आप BC बेस लेते हो तो AM आपकी हाइट होगी, अगर आप BC को बेस लेते हो तो फिर DN आपकी हाइट होगी। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो दोनों तरह से निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, अब दोनों अगर ऑल्टीट्यूड पता है हमें, अगर दोनों ऑल्टीट्यूड पता है पैरेललोग्राम के, तो फिर डायरेक्ट एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, एरिया जो होगा पैरेललोग्राम का इज गिवन बाय D1 इंटू D2 डिवाइड बाय साइन थीटा। और थीटा क्या है हमारा, दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को तुम डेराइव करना चाहो तो डेराइव भी कर सकते हो, ठीक है, बट याद रख लिया डायरेक्टली। क्लियर है, ठीक है भाई। Yes. ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न कर लो, बाकी डेराइव भी कर सकते हो। ठीक है, करके दिखाऊं डेराइव, कर लोगे। सर थीटा कोई भी एंगल है? नहीं नहीं, थीटा इज द एंगल बिटवीन No, द टू sir. एडजेसेंट साइड, टू एडजेसेंट साइड, मतलब या तो ये ले लो, ये क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा, पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा भी करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा ना। Yes. ठीक है, तो इसमें थीटा तुम AD और DC वाला ले लो या DC और BC वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्लियर है भाई। यस Yes, sir. नेक्स्ट है इफ, अब पैरेललोग्राम की जगह मान लो ऐसा दे, इफ लाइन 1 लाइन 2 ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और
पैर लाइन्स, ये वन पेयर है पैर लाइन्स का। लेट्स से इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू ऐसे दी हुई है m1x प्लस c1 और L2 दे रखा है y इक्वल टू m1x प्लस c2। ये दोनों की दोनों पैर लाइन्स हैं, ये वाली मान लेते हैं ऐसी है L1 L2, और दो पैर लाइन्स और हैं L3 और L4। तो क्या बन गया आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा ना। Yes, sir. और L3 की इक्वेशन कुछ ऐसी मान लो y इक्वल टू m2x प्लस c3 और L4 की इक्वेशन है y इक्वल टू m2x प्लस c4। मैंने दोनों के स्लोप्स इक्वल रखे L1 और L2 के भी और L3 और L4 के भी। तो इन चारों से मिलकर एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम का मुझे एरिया निकालना है, तो या तो मैं टाइम वेस्ट करूँ बहुत सारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूँ, उसके बाद ऑल्टीट्यूड सोचूं कैसे निकालना है, उसकी इक्वेशन निकालूं, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं, तो बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। तो जैसे ऊपर वाले का मैंने डायरेक्ट फार्मूला बता दिया कि अगर दोनों परपेंडिकुलर गिवन है दोनों बेसिस के ऊपर, तो अगर उन दोनों की वैल्यू पता है और एंगल बिटवीन द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पता है, तो साइन थीटा डिवाइड करके d1 d2 को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली एरिया निकल जाएगा। इसी तरह से इस वाले में भी डायरेक्ट फार्मूला बना दिया। क्या फार्मूला बना दिया, मतलब ये फार्मूला जर्नल नहीं है, बनाए गए। तो ऐसा होता है ना कि कभी एग्जाम में आ जाता है, कभी आया होगा पहले, तो अब क्या करा, थोड़ा सा इजी करने के लिए फार्मूला बना दिया, नहीं तो क्या होगा बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप फार्मूला लर्न कर लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज फोर लाइंस क्या होगा, ए बी सी डी। ऐसा अगर पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लर्न करने का, क्या C1 माइनस C1 में से माइनस करना है आपको C2, फिर मल्टीप्लाई करना है C3 में से C4, मॉड में रखना है, मॉड में इसलिए कि बाई चांस नेगेटिव आ जाए तो आंसर नेट पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि एरिया है, और डिवाइड कर दो किससे, m1 माइनस m2। या तो m1 माइनस m2 लिख दो या m2 माइनस m1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज मॉड में लेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर दिया स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, लिख लिया अभी सभी ने। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ऊपर वाले में, ऊपर में हाँ ठीक है बस। नेक्स्ट आता है, यहाँ तक आके सभी को समझ में। अच्छा एक होता है कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट लाइंस, सुना है कभी, कॉन्ग्रुएंट लाइंस, कॉन्ग्रुएंट ही कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या होती है। कॉन्ग्रुएंट लाइंस ऐसी लाइंस होती है जो एक ही पॉइंट से क्या होती है, जब दो से ज्यादा लाइंस होती है, तो जब वो एक ही पॉइंट से पास हो रही हो, तीन या तीन से ज्यादा, तो उन सभी लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइंस। क्या बोलते हैं, passing through all lines passing through a common point। तो अगर सारी की सारी लाइंस अगर एक ही कॉमन पॉइंट से पास हो रही है तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, याद रहेगा। Yes. तो मान लो मेरी तीन इक्वेशन है ऐसी, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और L3 है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो अगर तीनों लाइन कॉन्करेंट लाइंस हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो, एक तो तरीका क्या है, एक तो बहुत इजी तरीका है। क्या, अगर मुझे प्रूव करना है कि कॉन्करेंट लाइंस हैं या नहीं, या चेक करना है, तो मैं दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा। तो L1 लाइन का और L2 लाइन का मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके, x और y की वैल्यू निकाल के। तो दो लाइन तो इंटरसेक्ट कर रही है, वो पता लग गया। अब थर्ड लाइन अगर उसी पॉइंट से पास हो रही है तो मैं क्या करूंगा, सेटिस्फाई करा दूंगा। ठीक है, Yes. ठीक है। मान लो मुझे चेक नहीं करना, लेकिन दिया हुआ है, कह रहा है वो कॉन्करेंट लाइंस हैं, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला फिर लर्न कर लो कंडीशन कि अगर एक कॉन्करेंट लाइंस हैं तो फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली लर्न कर लो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ये कुछ कुछ वैसा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा, याद है। फ्रीज हो गई क्या, हाँ, आगे स्क्रीन पे। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये कुछ कुछ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा नहीं है, याद है। डायरेक्शन रेशियो पहले रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, याद है। Yes. तो ये कंडीशन होगी कॉन्करेंट लाइंस के लिए कि अगर तीन लाइंस कॉन्करेंट लाइंस हैं तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अच्छा कौन सी लाइन का जो कोएफिशिएंट मैंने लिखे वो कहाँ लिखने, उससे कुछ फर्क पड़ेगा। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर डिटरमिनेंट में रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता।
नो माइनस माइनस हो जाता था, लेकिन ये तो जीरो के इक्वल है, तो जीरो के इक्वल है तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बीच में कौन सी लाइन लिखनी है, पहले कौन सी लाइन लिखनी है, पहले कौन से कोएफिशिएंट लिखने हैं, सेकंड कौन से लिखने हैं, थर्ड कौन से लिखने हैं, जीरो ही आएगा, कोई सा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो जो था वो पॉजिटिव कर तो नेगेटिव एक ही बात है। क्लियर है? ठीक है भाई, Yes, sir. यस सर। चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। किसी ने कहा था ऑर्थो सेंटर वाला क्वेश्चन कहा था, ऑर्थो सेंटर वाला करते हैं क्वेश्चन। तो लेट्स से एक ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन है, तुम्हारा ये आया भी हुआ है क्वेश्चन है 2019 में आया है तुम्हारा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है, फिगर बना रहा हूँ मैं, एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स की इक्वेशन तो पता है, दो साइड की इक्वेशन लेट्स से ये वाली दी हुई है 3x - 2y + 6 = 0, और एक और गिवन है लेट्स से 4x + 5y - 20 = 0, और हमें इसका ऑर्थो सेंटर भी पता है। ऑर्थो सेंटर क्या दिया हुआ लेट्स से हमें, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ इसका 1,1 दिया हुआ है। तो इस ट्राइंगल का हमें ऑर्थो सेंटर दे रखा है 1,1, और हमें दो लाइनों की क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है एडजेसेंट साइड्स। अब हमें क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर 1,1 है, देन द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, इसकी इक्वेशन निकालनी है, ए बी की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए। तो ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए हमें या तो दोनों पॉइंट पता हो ए और बी, या फिर हमें स्लोप पता हो ए बी का और एक पॉइंट इसके ऊपर पता हो। तो कैसे निकालेंगे, ऑल्टीट्यूड बना दो तुम्हारे लिए, ऑर्थो सेंटर बोला तो ये हमने ऑर्थो सेंटर के लिए ऑल्टीट्यूड बना दिया। ये ऑल्टीट्यूड है लेट्स से डी ई और एफ, और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये ओ पॉइंट दिया हुआ है 1,1, और हमें क्या निकालनी, ए बी की इक्वेशन निकालनी है। तो क्या करेंगे बताओ, स्टार्ट कैसे करें, बताओ कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले मुझे बताओ सी पॉइंट निकाल सकते हैं डायरेक्टली, क्या होगा, सी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं डायरेक्टली, यस सर। बोलो। यस सर। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो क्या होंगे, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, राइट? तो करेगा सॉल्व, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं भाई सॉल्व करके, साइमल्टेनियसली इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दो। बताओ भी कितना है, मुझे करना पड़ेगा क्या, कितना टाइम लग रहा है, इसको करो 4 से, इसको करो 3 से, y माइनस का 60 = 0, -23y इसका 84 84/23. y की वैल्यू आ रही है भाई 84/23, ठीक है, अजीब सी वैल्यू आ रही है, कोई बात नहीं, x भी आ जाएगा, x कितना आएगा, That's 10/23. x आ रहा है 10/23, ठीक है। चलो सी पॉइंट तो आ गया, अब सी से लेकर ओ तक का स्लोप भी आ जाएगा, मतलब जो सी एफ वाला है उसका स्लोप भी आ जाएगा, राइट? सी एफ का स्लोप आ जाएगा, सी एफ की स्लोप से ए बी का भी स्लोप निकलाएगा, राइट? पर अब प्रॉब्लम ये है कि सी एफ की इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन कैसे निकालें भाई, हमें एक पॉइंट ए बी के ऊपर भी तो पता होना चाहिए, पर ए बी के ऊपर तो कोई पॉइंट है ही नहीं, और कुछ ऐसा भी नहीं कह सकते कि अगर परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो ए बी को वो इस रेशियो में डिवाइड करेगा, ऐसा भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके लिए कोई फिक्स रेशियो नहीं होती है, राइट? याद है? यस फिर क्या करें, चलो ए और बी पॉइंट निकालने पड़ेंगे, फिर ए और बी कैसे निकाले भाई, ए को मान लिया, ए कॉमा क्या मान सकते हैं,
ए कॉमा क्या मान लें, देखो जो ए पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है, तो अगर मैं x की जगह a पुट करूंगा तो y की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, y की वैल्यू आ जाएगी 3a + 6 डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख दो, ठीक है। ये अब ये जो मैंने करा है, ये तुम्हारी कैलकुलेशन क्या करेगा, इजी कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम ए भी लोगे, बी पॉइंट के लिए सी डी लोगे, 4 वेरिएबल क्रिएट करोगे, फिर उनकी इक्वेशन निकालोगे, सॉल्व करोगे। अब क्या हुआ, मैंने 2 वेरिएबल की जगह एक ही वेरिएबल यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई अगर 3x - 2y + 6 के ऊपर ए पॉइंट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आपने x वाला कोऑर्डिनेट ए ले लिया तो इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू भी एक ही कोऑर्डिनेट टर्म्स में निकाल दी। इसी तरह से b वाला कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। सर बी पॉइंट b कॉमा क्या लिखें, क्या लिखते हैं, 20 - 4b डिवाइड बाई 5 लिखते हैं। y की वैल्यू निकाल दी मैंने, 5y की वैल्यू आएगी 20 - 4x, x की जगह b रख दिया और किससे डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, अब मुझे स्लोप वाला लाइक वो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं। क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं बताओ, क्या लें, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं। ऑर्थो सेंटर में, ऑर्थो सेंटर अगर 1 1 गिवन है तो कैसे लें आप स्लोप, किसका स्लोप ले सकते हैं। हमें पता है कि भाई अगर मैं बी पॉइंट से, देखो बीई किसके साथ परपेंडिकुलर है, जो बीई है वो किसके साथ परपेंडिकुलर है भाई, बीई परपेंडिकुलर टू किसके साथ परपेंडिकुलर है, एक गिवन लाइन है जो कि एसी है ना, AC. और दूसरा है ए से, इसको मैंने एडी माना था, तो एडी किसके साथ परपेंडिकुलर है, एडी आपका परपेंडिकुलर है बीसी के साथ, राइट। तो बीसी की इक्वेशन आपको पता है, बीसी की इक्वेशन थी 4x + 5y - 20 = 0, और एसी की इक्वेशन थी 3x - 2y + 6 = 0। अच्छा, आपने कहा कि बीई जो है वो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर और एडी जो है परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो मुझे बीई का स्लोप बताओ, निकाल सकते हैं बीई, बी का स्लोप मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, ओ तो मुझे पता है ना, तो जो बीई का स्लोप होगा क्या वही बीओ का स्लोप होगा, यस सर। तो भाई बीओ का स्लोप बता दो क्या होगा जल्दी से। बी पॉइंट क्या था, बी पॉइंट आपने माना था बी कॉमा बी 20 - 4b बी कॉमा 20 - 4b डिवाइड बाय 5, और ओ पॉइंट था कितना 1, 1, तो बीई का स्लोप कितना आएगा, स्लोप बीई बोल दो या बीओ बोल दो, एक ही बात है, कितना आएगा 20 - 4b डिवाइड बाय 5 -1 डिवाइड बाय b - 1, ठीक है। ये आ गया किसका स्लोप, बीई का स्लोप या बीओ का स्लोप। और एसी का स्लोप याद है कितना है, एसी का स्लोप बता दो देखकर ही, एसी का स्लोप कितना आएगा भाई, एसी का स्लोप कितना आएगा 3/2, आएगा या नहीं। y = mx + c से कंपेयर कर लो ना, y = mx + c से कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3/2x प्लस का 3, यही आएगा ना। तो यहाँ से मुझे देखकर बता दो, यहाँ से देखकर बता दो, ये दोनों के दोनों जो स्लोप हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो 20 - 4b डिवाइड बाय 5 - 1 डिवाइड बाय b - 1 इंटू में 3/2 इक्वल टू -1 होगा, राइट। यहाँ से b की वैल्यू निकलाएगी, बताओ भाई। Yes, sir. यहाँ से b निकल जाएगा और इसी तरह से a भी निकल जाएगा, दूसरे वाला AD को जब मैं परपेंडिकुलर लूंगा, AO को परपेंडिकुलर लूंगा किसके साथ, BC के साथ, तो A पॉइंट भी निकल जाएगा। और जब Yes, A और sir. B दोनों पॉइंट, जब A और B दोनों पॉइंट निकल जाएंगे तो फिर क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी AB की। तो इसका मतलब इसका यूज ही नहीं करा हमने, इसका यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि जब तक A और B पॉइंट में से कोई एक पॉइंट नहीं निकलेगा इक्वेशन निकलेगी नहीं, क्योंकि हम सोच रहे थे C पॉइंट का निकालकर कुछ लगा दें, बट C से CO या CF का स्लोप आ जाएगा तो AB का स्लोप भी आ जाएगा, पर AB की स्लोप के बाद जो पॉइंट है A और B पर कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो या तो F निकल जाए किसी तरह से, या A निकल जाए या B निकल जाए। F निकलेगा नहीं क्योंकि रेशियो वाला कॉन्सेप्ट कुछ पता नहीं कि भाई, और तो जो ऑल्टीट्यूड होता है वो साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये नहीं पता नहीं। तो
तो फिर इसी तरह से निकालना पड़ेगा। क्लियर है? और इजी करने के लिए देखो लेंथी हो जाता, और लेंथी हो जाता क्वेश्चन अगर मैं ये जो ए बी और सी डी ले लेता, 4 वैल्यू क्रिएट करता, फिर आप वैल्यूज पुट करते सॉल्व करते, तो इससे थोड़ा सा इजी हो गया। तो ऐसे पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है भाई? ठीक है, फिर तो कम से कम वेरिएबल रखने की कोशिश करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है? फिर ऐसे कर सकते हैं कि सी पॉइंट निकाल के फिर सी एफ की स्लोप निकाल देनी, फिर ए बी में एक मिनट, क्या निकाल के पहले? सी पॉइंट निकाल के फिर सी पॉइंट निकाल सी के तो मैंने निकाल दिया, सी तो तो- निकाल दिया, फिर उसके बाद उसकी स्लोप सी एफ की स्लोप निकाल के फिर उसको -1 प्रोडक्ट करके ए बी की निकल जाएगी इक्वेशन। हाँ ए बी ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, ए बी का तो स्लोप आ ही जाएगा, बट ए बी के स्लोप के बाद ए बी की इक्वेशन कैसे निकलेगी? उसके लिए तो आपको एक और पॉइंट पता होना चाहिए ना। अब यही तो प्रॉब्लम है, एक पॉइंट नहीं पता ना, ए बी के ऊपर एक पॉइंट भी तो होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. यस ठीक है, तो जब तक ए बी पर एक पॉइंट नहीं आएगा, या तो ए वाला या बी वाला, हाँ तब तक नहीं होगा ना, ये तो प्रॉब्लम है। तभी तो फिर ए या बी की वैल्यू मैंने निकाली इस तरह से। ठीक है? क्या यस सर। नेक्स्ट है इन सेंटर वाला लेते हैं क्वेश्चन है, लेट्स से एब्सिसा। क्या होता है एब्सिसा? क्या होता है अभी एब्सिसा? एक्स वाले कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ना, और ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई वाले कोऑर्डिनेट को, राइट? तो एब्सिसा ऑफ द इन सेंटर, जो इन सेंटर मान लो एक्स कॉमा वाई होगा, तो उसमें आपसे एब्सिसा मतलब एक्स पूछ रहा है कि एक्स उसका कितना होगा, किस ट्राइंगल का, जिसके कोऑर्डिनेट्स दैट हैज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स, उसके मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए, क्या दिए हुए? 0 1 1 1 और सी दे रखा है 1 0। तो आपको इन सेंटर का एब्सिसा बताना है कि क्या होगा। और वैसे तो इन सेंटर का फॉर्मूला है मेरे पास, बट यहाँ पर जो इन सेंटर में आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 नहीं दिए हुए, उस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स दिए हुए। मिड पॉइंट्स ये तो लोकेट भी कर सकते हैं, कहाँ होगा? 1 0 1 यहाँ होगा, 1 1 हमारा यहाँ होगा, और 1 0 हो गया। ये 3 मिड पॉइंट है एक ट्राइंगल के, जिसका हमें क्या निकालना है? इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या करें पहले? ट्राइंगल कैसा होगा? ईशा म्यूट पे बेटा। हाँ भाई, क्या करें? ट्राइंगल कैसा होगा, किसी को समझ में आया? कुछ ऐसा नहीं राइट होगा? एंगल एट ओरिजिन। कुछ ऐसा ही होगा क्या? यस ठीक है भाई, तो ये मिड पॉइंट गिवन है तुम्हें, ए बी सी पी क्यू आर। तो क्या पी क्यू आर की वैल्यू निकल जाएगी भाई? अगर मिड पॉइंट्स गिवन है ट्राइंगल की साइड्स के, तो सारे कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। यस सर। मैंने याद होगा तुम्हें दो तरह से बताया था ना, कि अगर ट्राइंगल के तुम्हें, मैंने ऐसे बताया था कि ट्राइंगल के अगर तुम मिड पॉइंट गिवन है, तो फिर मैंने कहा था ऐसे ज्वाइन कर लेना। तो फिर मैंने कुछ ऐसा कहा था कि ये देखो, ये तुम्हारा वो बन जाएगा, पैराग्राम बन जाएगा, याद है? पी क्यू आर एस। तो तुम पी पॉइंट भी पता है तुम्हें, आर पॉइंट भी पता है, ये दोनों तो पॉइंट तो पता है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा। और ये जो मिड पॉइंट आएगा, ये एस क्यू का भी मिड पॉइंट होगा, जिसमें से क्यू तुम्हें पता है, तो एस पॉइंट आ जाएगा। एस पॉइंट आ गया। इसी तरह से ये लेट से टी है और ये लेट से यू है, तो ये सारे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। लेकिन इसमें तो और इजी हो गया, फिगर को देखकर ही समझ में आ रहा है क्या क्या होगा। पी पॉइंट बताएगा कोई क्या होगा? 0,2 0,2। और आर पॉइंट क्या होगा? 2,0। 2, ठीक है भाई, अब चेक भी कर लो, पी और आर का मिड पॉइंट 1, बनाएगा। हाँ, 0 + 2/2, 2 + 0/2। ये तो इक्वल, मतलब इन्होंने पॉइंट्स भी ऐसे दिए
कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, नहीं तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा सॉल्व करते करते, फिर उसके बाद सेंटर वाला लॉजिक भी लगाना है ना। तो उन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो, जल्दी से स्पीड अप होकर सॉल्व हो जाए, इसलिए ऐसा दे दी कोऑर्डिनेट्स, नहीं तो फिर वैसे ही निकालते जो मैंने बताया था। ठीक है, तो अब इन सेंटर का फॉर्मूला बता दो कोई जल्दी से, क्या होता था? ax1 plus bx2 plus ठीक है cx3। ठीक है, तो यहाँ पर ए किसको ले, ए हम मान लेते हैं ये लेंथ मान लेते हैं, बी मान लेते हैं इसको, और सी मान लेते हैं इसको। तो इन तीनों की लेंथ भी देखकर ही पता लग रही है कितनी कितनी, बताएगा कोई? 2 तो ए की 1, ए की वैल्यू बी की 2 है 2, हमारी, ए की बेटा 2 है, 2 है, 2 है, ए की value, पूरी साइड की। सी की भी 2 लेंथ है, और बी की वैल्यू क्या आएगी? 2√2। ठीक है, अब मुझे बताओ ए को मल्टीप्लाई करते हैं x1 के साथ, तो x1 को बताएगा क्या है? ए को मल्टीप्लाई करते हैं x1 के साथ, तो क्या होगा x1? 1। अच्छा देखो, अब जैसे कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसमें लेने में, तो आपको ऐसे याद रखना है कि x1 y1 ऐसे होता था और ये a होता था, राइट है, ऐसे लेते थे ना। तो यानी कि जो आपने a ली है, साइड ली है, उसके ऑपोजिट वाले का x कोऑर्डिनेट होगा। तो यानी कि a आपने लिए यहाँ पर, तो इस साइड के ऑपोजिट ये p पॉइंट है, तो इस p पॉइंट का क्या है? 0 है बेटा कोऑर्डिनेट, क्लियर है? x1 आए समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान से। और जो 0 1 1 1 और 1 0 है वो तो बेटा मिड पॉइंट है, वो तो लेनी ही नहीं है हमें, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये लेना है। और याद रखने का तरीका क्या है, फॉर्मूला आपने लर्न ऐसे करा था ना, ये x1 y1 लिया था, फिर ये b पॉइंट लेते थे, x2 y2 इसके ऑपोजिट b लेते थे, और ये x3 y3 इसके ऑपोजिट c लेते थे, फिर आप फॉर्मूला लिखते थे a x1 b y1 सॉरी b x2 प्लस c x3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। तो तुम्हें ऐसे याद रखना है कि a के सामने वाले कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट पहले लेते हैं, फिर ऐसे b के सामने वाले का x कोऑर्डिनेट और c के सामने वाले का x कोऑर्डिनेट, याद रखने का तरीका भी हो गया, क्लियर है? यस सर। जब फिर क्या निकाला था हमें, हाँ तो इंसेंटर का तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, और उसमें हमें y वाला तो बोला ही नहीं, उसने डायरेक्टली बस x वाला ही बोला, क्लियर है? हो जाएगा? Yes. सर चलो, इसमें एक और x2 सर ऊपर वाले में हाँ, x2 X- 0 आएगा। x2 आएगा बेटा, और x2 हमने b कौन सा लिया है? b लिया हमने, b हमने ये वाली साइड लिया ना, तो ये वाला आएगा, हाँ 0 0 0 आएगा, राइट, ठीक है ठीक है। और इसी तरह से c के सामने कौन सा लिया हमने? ये c है, c के सामने ये वाला r लिया है, तो ये x3 होगा, क्लियर है? ठीक है भाई, यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं बेटा किसी को भी? No. No, sir. No, sir. हाँ, क्योंकि फॉर्मूला तो हम ब्लाइंडली लर्न कर लेते हैं, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी पहचानने में कि कौन सा x1 है, कौन सा x2, कौन सा x3, तो ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स से इफ a पॉइंट दिया -1 -7, और b पॉइंट दिया 5 1 एंड c पॉइंट दिया है 1 4, और आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, then equation of internal angle bisector of angle ABC बतानी क्या है? हमने पढ़ा था ना एंगल बाइसेक्टर की, है ना, इक्वेशन कैसे निकालते थे? यस सर। पर जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होती थी वो तो पेयर ऑफ इक्वेशन आती थी, है ना, याद है? एक बाइसेक्टर की नहीं होती थी, प्लस माइनस लिख के हम दो बाइसेक्टर की एक साथ लिख देते थे, फिर उसमें से ये कंफर्म नहीं होता था कि कौन सी एक्यूट एंगल वाले का है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल वाले का बाइसेक्टर है। तो इसने तो कहा है कि इंटरनल जो होगा ना, इंटीरियर वाला, उस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। तो क्या करें, बना ले एक बार ट्रायंगल। अच्छा, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, इसको मैं देखकर डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ये तो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, तो मैंने रफ फिगर बनाई है ना, है कि नहीं? यस ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली। तो एंगल बाइसेक्टर किसकी कह रहे हैं? ABC, इस एंगल की। तो इस एंगल का अगर बाइसेक्टर निकालना तो पहले इन दोनों की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ना, यस है ना? सर। तो जल्दी से बताओ AB की इक्वेशन फटाफट जल्दी।
ए बी और कुछ बच्चे कर दो इक्वेशन ऑफ बी सी, जल्दी से बता दो क्या है। सारे ए बी की मत कर देना, कुछ बच्चे बी सी वाली कर लो, ज़्यादातर बच्चे ए बी वाले कर रहे होंगे। दोनों की बता दो फटाफट क्या रही। 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। बताओ भाई। ए बी की इक्वेशन क्या आ रही है? स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में क्या आ रही है? सर ए बी की इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 2, सॉरी -2। -2। और बी सी की किसी और की भी आई ए बी की इक्वेशन, यही वेरीफाई कर दो भाई। सर 3x प्लस 4y माइनस 19 एक मिनट, 3x प्लस 4y 4y आगे माइनस -9 19 -19 इक्वल टू 0, ये क्या रही? ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी इक्वेशन क्या होगी, याद है फॉर्मूला कैसे लिखते थे? 4x माइनस 3y माइनस 2 डिवाइड में रूट प्लस माइनस यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस 19 डिवाइड बाय रूट 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, राइट? ये लिखते थे, यही थी हमारी। यस सर। इसमें से भी तुम्हें दिख गया होगा, इजी करने के लिए ये कट गया भाई, क्योंकि 25 आएगा, -3 का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारी दो इक्वेशन आ गई, 3x माइनस 4y माइनस सॉरी 4x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू, अगर प्लस वाला ले लो, इससे क्या आएगी? इससे इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 7y प्लस का 17 इक्वल टू 0। एक तो ये आ गई, दूसरी क्या आएगी? 4x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू -3x माइनस का 4y प्लस 19। यहाँ से क्या आएगी? 7x माइनस का प्लस का y प्लस का नहीं माइनस का 20 है ना। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन इनमें से कौन सी है, कैसे पहचाने? अब ये कैसे निकालेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कौन सी है? सबसे पहले तो तुम्हें ये पता करना पड़ेगा ये जो एंगल है ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है भाई? सर अगर एक्यूट है ऑब्ट्यूस? इनके हम स्लोप पता कर लें, उससे नहीं पता चल जाएगा कि ये क्यूट है हाँ, तो ए बी का स्लोप कितना आएगा? ए बी का स्लोप कितना आ रहा है? ए बी का स्लोप आ रहा है तुम्हारा 4/3, और ये बी सी का स्लोप कितना आ रहा है? बी सी का स्लोप आ रहा है -3/4 है ना। और ये तो परपेंडिकुलर नहीं होगी लाइंस? यस सर। परपेंडिकुलर लाइंस है ये तो, यानी ये 90 डिग्री है। यस 90 डिग्री है तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसके साथ किसी भी लाइन का जो एंगल होगा वो कितना आएगा? 45 डिग्री है ना, है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो मुझे बता दो फिर कौन सा होगा। इन दोनों का भी स्लोप निकाल लो। क्या एंगल बाइसेक्टर, ये पहले वाला है एंगल बाइसेक्टर 1, ये एंगल बाइसेक्टर 2 मान लेते हैं। इनका स्लोप बता दो कितना कितना है? पहले का कितना है? पहले वाले का स्लोप कितना है? 1/7 1/7। दूसरे वाले का -7 -7। ये भी परपेंडिकुलर ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो अब किसका किसका लेंगे बताओ?
इन दोनों में से फिर कौन सा होगा? अगर सर, मैं, हाँ, पहले एक काम करो, किसी भी लाइन का इसके साथ एंगल निकाल दो और किसी भी लाइन का इसके साथ एंगल निकाल दो, देखो किसका क्या होता है। तो मान लो टेन थीटा 1 निकालते हैं, टेन थीटा 2, सर अगर टेन हम थीटा, हाँ, देख के नहीं बता सकते कि जो पॉजिटिव है वो वाला होगा? नहीं यार, पॉजिटिव इंटर नेगेटिव से कैसे बता, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बता सकते हो? सो फॉर्मूला क्या लिखते हैं? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ऐसे लिखते हैं ना, और यहाँ पर भी ऐसे लिखोगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। तो इन दोनों में से बताओ फिर कौन सा होगा, अगर देख कर बता सकते हैं तो बताओ भाई। आप या तो क्या करो, 1/7 को 4/3 के साथ सॉल्व करने के लिए, 4/3 के साथ 1/7 को सॉल्व करने में क्या आएगा, इसका आंसर निकालो क्या आ रहा है? 28 माइनस का 3 डिवाइड बाय 21 प्लस 4 है ना, 21 कट जाएंगे राइट। ठीक है भाई, m1 माइनस m2 मैंने क्या करा, 4/3 के साथ, 4/3 वाले के साथ इस वाले एंगल बाइसेक्टर का एंगल निकाल दिया। ठीक है, कितना आ रहा है? 4/3 माइनस 1/7 डिवाइड बाय 1 1। प्लस m1 m2 कितना आएगा? कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यस सर। अच्छा, इसके साथ निकालना, दूसरा क्या था? माइनस 3/4 माइनस का 1/7 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 माइनस 3/4 और 1/7। अब निकालना क्या आएगा? ये कितना आ रहा है? माइनस का 21 माइनस का 4 डिवाइड बाय 28 माइनस 3। डिफरेंट आ रहा है या सेम आ रहा है? ये तो भाई सर सेम ही आ माइन जाएंगे है ना, यस सर। सेम ही आएगा, मॉड है ना, तो इसमें तो ऐसे तो देखकर पता लगेगा, पता ही नहीं लगा, क्योंकि 90 डिग्री था ना। तुम्हें याद है मैं जब कराया था उसमें मैं क्या करता था, एक एक्यूट लेता था और एक ऑप्टियूस लेता था, याद है कि नहीं? भाई क्योंकि 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, तो वो वाला लॉजिक जो 1 से लेस 1 से ज्यादा, याद है 1 से कम 1 से लेस या 1 से ज्यादा में हम आइडेंटिफाई कर लेते थे। अगर 1 से कम आता था तो फिर वो एक्यूट एंगल का होता था, और 1 से ज्यादा आता था तो ऑप्टियूस एंगल का होता था। लेकिन यहाँ पर तो एक्जैक्टली बनाएगा, दोनों में आएगा, क्योंकि एक 90 है तो दूसरी साइड से वो भी 90 बनाएगा, बाहर वाला भी। तो फिर इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर मुझे कैसे पता लगेगा कि अंदर वाले का ही है? तो यहाँ पर फंस गया ना। क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो तुम्हें अच्छा पेपर में अगर आया तो मैं इतना करने के बाद दूसरा मेथड लगाऊंगा नहीं ना, है कि नहीं? नहीं लगाऊंगा ना। तो फिर एक काम करते हैं, इसका दूसरे मेथड से अब जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। देखो क्या कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम भी तो लगा सकते हैं। अच्छा, तुम्हें स्टार्टिंग में पहले से दिख जाना चाहिए था कि भाई जो एबी और बीसी वाली इक्वेशन आई है वो तो सेम है ना, वो सेम कह रहा हूँ, उनके स्लोप के प्रोडक्ट -1 थे ना, दिख रहे हैं? यस सर। तो जब भी ऐसा हो जाए तो फिर लाइक इस तरह से करना भी। देखो क्या करना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री था। अच्छा, आपको ये तो पता है कि एंगल बाइसेक्टर जो होगा, एंगल बाइसेक्टर की एक थ्योरम भी तो थी। क्या थ्योरम थी? कि भाई एंगल बाइसेक्टर जो होता है, ध्यान है मैंने कुछ बताया था, AB और AC की रेशो ए बी डिवाइड बाई बी सी इक्वल टू क्या होता था, याद है? ए बी, AP और PC। ए पी और पी सी ऐसे होता था, याद है? मतलब ऐसे लेना, देखो ये वाली साइड लिए तो फिर ऑपोजिट साइड पर ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, और अगर दूसरी वाली आपने ये डिनोमिनेटर में लिखी है तो ये वाली भी डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। इसको मैंने नाम बोला था, क्या बोला था याद है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और ये देखो कितना काम आसान कर देगी तुम्हारा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ए बी की लेंथ कोई निकालेगा कितनी है, क्योंकि लेंथ लेनी पड़ रही है, तो ए बी कोई बताएगा कितनी? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, ये था -1 -7 और ये था 5 1 और सी था 1 4। ए बी की लेंथ कितनी आएगी? 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 36 और 64 100 10 आएगा भाई। और बी सी आ रही है कितनी? यस सर। 4 और 3, 4 और 3 5। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू 10 है
BC की वैल्यू 5 आई है तो रेशियो क्या हो गई 2:1, तो ऐसे लिखते हैं 2:1 रेशियो आ गया। ये ठीक है। अब काम देखो कितना आसान हो गया। अब काम आसान क्यों हो गया, क्योंकि अगर रेशियो पता है P पॉइंट का कि P पॉइंट AC को डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला P पॉइंट निकल जाएगा A और C को लेकर। यस यस सर। ठीक है, जब जब P पॉइंट आ गया तो अब एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकल गई, क्योंकि P पॉइंट ऑलरेडी पता है। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये तरीका भी याद रखना है। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमने निकाला, क्लियर है? ठीक है भाई। यस सर। तो ध्यान रखना इस तरह से, अगर लाइक 1 वाला वो 90 डिग्री वाला बन जाए तो ऐसे ही कर देना, ठीक है? तो ये तरीका भी याद रखो फॉर्मूले के साथ साथ, मतलब ऐसे भी याद रखो कि हाँ भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को भी यूज करके अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है तो ज़्यादा इजी ये नहीं है वैसे। अगर एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हैं ना डायरेक्टली, टाइम भी नहीं लगा ज़्यादा, है ना? ठीक है, और दो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालकर फिर मैं इन सेंटर भी निकाल सकता हूँ इसका। वैसे इन सेंटर में तो वो फॉर्मूला जो डायरेक्ट था वो भी कन्वीनियंट है, क्योंकि उसमें भी सारी साइड्स आ जाती थी और डायरेक्टली बस वर्टिसेस की वैल्यू पुट कर लेती थी। यहाँ पर एक्स्ट्रा काम ये हो जाएगा कि अगर हम एक एंगल बाइसेक्टर की कुछ निकालते हैं तो एक और निकालनी पड़ेगी सेक्शन फॉर्मूला लगाकर, थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर अभी सभी को? अच्छा, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, लेकिन थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या थोड़ा सा काउंटिंग वाला इसमें प्रिंसिपल लगेगा, थोड़ा सोच के बताना, मतलब ज़्यादा इसमें कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं है, बाकी लॉजिकली थोड़ा सा सोच के बताना। मान लो एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, लेट्स से 0 0 दे रखा है, ए दे रखा है हमें 0 21 और बी पॉइंट दिया हुआ है 21 0। तो आपको ये तो दिख गया आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मैनी इंटीग्रल पॉइंट्स। अच्छा, इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब क्या है कि पॉइंट जैसे ए कॉमा बी होना चाहिए जिसमें ए और बी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए भाई, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीग्रल पॉइंट का मतलब दोनों के दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी। तो हाउ मेनी इंटीग्रल पॉइंट्स ए कॉमा बी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के ए बी सी नहीं, सॉरी क्या है, ए ओ सी। हमें ऐसे इंटीग्रल पॉइंट्स फाइंड करने जो एग्जैक्टली इसके इंटीरियर रहेंगे। इंटीरियर का मतलब एग्जैक्टली इंटीरियर मतलब अंदर आने चाहिए, साइड के ऊपर भी नहीं आने चाहिए। मतलब ये वाला पॉइंट काउंट नहीं करेंगे, 1 0 काउंट नहीं करेंगे, 2 0 काउंट नहीं करेंगे, जो अंदर आएंगे पॉइंट 2 2 आएगा जैसे कहीं पर 1 2 आएगा, ये वाले काउंट करेंगे। तो ऐसे टोटल कितने इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे। अब इनफाइनाइट तो वैसे होते हैं, अगर नॉर्मल मैं कह देता कि इसमें बताओ इसके इंटीरियर में कितने पॉइंट्स हैं तो मैं कह देता इनफाइनाइट है, क्योंकि भाई टोटल जो होते हैं इंटीग्रल पॉइंट्स इसके अंदर वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। लेकिन जब इंटीग्रल पॉइंट बोले तो वो फाइनाइट होंगे। अब वो कितने होंगे वो कैसे बताएंगे, या तो मैं ग्राफ पेपर पे बनाऊं सारे, काउंटिंग करूं, और काउंटिंग अगर लाइक बहुत ज़्यादा गए तो फिर मैं काउंट भी नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे हो जाएंगे भैया काउंटिंग। तो कुछ तरीका लगाकर हम समझ सकते हैं कि भाई कैसे निकालें। मतलब कोई एक तरीका नहीं, कोई बच्चा किसी तरह से कर सकता है, कोई बच्चा किसी तरह से, मैं हो सकता है डिफरेंट तरह से सोच रहा हूँ। तो ये बस लॉजिकल है, थोड़ा सा सोच के बता। तो बताओ, बता सकते हो? ऑप्शन भी दे दूं क्या? दे दूं ऑप्शन? चलो ऑप्शन भी दे दी मैंने। ऑप्शन ऐसे दे दी मैंने कि तुम काउंटिंग करोगे भी नहीं, इतने सारे पॉइंट्स हैं तो काउंटिंग करने की कोशिश भी करोगे तो छोड़ दोगे, तुम इतने नंबर देखते। तो कोई तरीका ही होगा भाई, इतने सारे पॉइंट्स लाइक अगर आ रहे हैं तो काउंट करने का कोई तरीका होगा। अब वही प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आता है। ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल कॉम्बिनेशन लगेगा, किसी तरह से भी आप सोच सकते हो। तो कोई थोड़ा सा तरीका बनाओ कि कैसे सोचोगे, बताओ भाई। जिसको भी समझ में आ गया वो बोल दो भाई कि कैसे करेंगे काउंटिंग।
पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि ठीक कर रहे हो आप या नहीं कर रहे हो। आया किसी को अभी तक? नहीं आ रहा? ये था 21 0, ये था 0 0 0। अच्छा, इंटीग्रल पॉइंट बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर जस्ट एक्स एक्सिस से ऊपर, तो जो पहली लाइन होगी जिसपे इंटीग्रल पॉइंट्स आएंगे वो यही लाइन होगी, राइट, y इक्वल टू 1। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे उनमें y तो 1 रहेगा, है ना। और y 1 अगर रहेगा तो पहला इंटीग्रल पॉइंट कोई बताएगा कैसा आएगा? पहला पॉइंट जो इंटीरियर में होगा 1,1 होगा, फिर 2,1 होगा, 3,1 होगा, ऐसे लास्ट तक कहाँ तक जाएगा कोई बताएगा? लास्ट में ये वाला पॉइंट पता है क्या आएगा? ये वाला पॉइंट, ये वाला जो लाइन के ऊपर है, ए बी वाली लाइन के ऊपर है, वो क्या आएगा पॉइंट? ए बी वाली लाइन की इक्वेशन बता सकते हो डायरेक्टली क्या है? ए बी लाइन की इक्वेशन तो x प्लस वाई इक्वल टू 21 ही तो है। यस एक्स वाला इंटरसेप्ट पता है 21, वाई वाला इंटरसेप्ट पता है 21, तो x प्लस वाई इक्वल टू 21 लाइन होगी। और जो मैं पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ लाइन के ऊपर, वो क्या होगा? जब y 1 है तो फिर x की वैल्यू 20 आएगी, राइट, तो 20,1 होगा। पर मुझे वो वाला पॉइंट नहीं लेना, उससे जस्ट पहले वाला लेना इंटीग्रल पॉइंट, तो क्या आएगा? 19,1 आएगा। ठीक है, ये ठीक है भाई? क्लियर है बेटा सभी को लॉजिक? तो यानी कि मैंने जो पहली लाइन जहां से इंटीग्रल पॉइंट स्टार्ट होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, अच्छा कोई बच्चा सोचेगा वर्टिकल लाइन, तो बेटा वर्टिकल लाइन लेकर भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लेकर भी कर सकते हो। तो इंटीरियर में जाना है और इंटीग्रल पॉइंट जाना है, तो मैंने क्या करा, y फिक्स कर दिया भाई, y1 ले लिया, क्योंकि y स्टार्टिंग में 0 के बाद ऊपर जाओगे तो y1 से ही स्टार्ट होगा, जहां पर y1 हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इंटीग्रल पॉइंट हमारे कितने होंगे? 19 होंगे। इसके ऊपर हमें हमारे 19 पॉइंट्स होंगे। फिर इससे ऊपर कितने होंगे भाई? इससे ऊपर कितने होंगे? काउंटिंग करूं या पता लग सकता है डायरेक्टली कि कितने होंगे? भाई एक कम होगा ना बस, क्यों? क्योंकि इस बार ये पॉइंट आएगा 19,2, तो इससे पहले वाला पॉइंट होगा 18,2, ठीक है भाई। और 1 से तो स्टार्ट करना ही है, ठीक है भाई, ठीक है। यस सर। तो एक काउंटिंग वो नहीं बन गया, ए बी नहीं बन गया, तो 19, 18, 17 कहाँ तक चलेगा बताइए? कहाँ तक चलेगा? ये 1 पॉइंट होगा, इसके बाद ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा पता है? जो ये y की वैल्यू क्या लेंगे हम? 20 लेंगे, तो y 20 लेंगे तो 1.11 तो अंदर आएगा, लेकिन दूसरा वाला पॉइंट पता है क्या होगा? अच्छा ये 20, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, 120 होगा सर, 120 आएगा ऊपर एक पॉइंट। और अगर लाइन के ऊपर एग्जैक्टली ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? एक मिनट, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है y इक्वल टू 20 वाली लाइन पर भी, जो y इक्वल टू 20 लाइन है उसके ऊपर, लाइन के ऊपर कहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो? 1,20 पे इंटरसेक्ट करेगा ना वो, तो है कि नहीं भाई? क्लियर है भाई? यस सर। तो यानी कि इस वाली लाइन पे तो कोई पॉइंट ही नहीं आएगा, राइट, है ना। इससे नीचे वाली पे आएगा फिर y इक्वल टू 19, y इक्वल टू 19 में ये पॉइंट हो जाएगा 1, क्या होगा 1,19 आएगा, और एक ये वाला पॉइंट क्या होगा? 20,9, 20,1 होगा सर, एक मिनट 19,2 है ना, तो 19,2, 19,2 हाँ 2,19, तो 2,19 तो लाइन के ऊपर हो जाएगा, और जो 1,19 है वो अंदर आएगा, तो यानी कि एक पॉइंट आएगा ऊपर, है ना। तो इसका मतलब अब मैं स्टार्टिंग से काउंट नहीं करता, मुझे पता लग गया, पैटर्न बन गया, 19, 18, 17 कहाँ तक चलेगा? 1 तक ही जाएगा, राइट, क्योंकि एक पॉइंट आ रहा है ऊपर, दिख रहा है सभी को?
क्लियर अभी? यस Yes. इसको इसको उल्टा ही लिख लो, इसको उल्टा ही लिख लो। ये तो एपी नहीं है, ये तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम नहीं हो गया ये? क्या फॉर्मूला होता था याद है? डायरेक्ट एपी का सम बिल लगाना n 19, into n plus 1 upon 2. क्या आएगा भाई? फिर से यस Yes, sir. ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ना ओलंपियाड में भी आए हुए हैं। मतलब इस वाले क्वेश्चन में ऐसा है ना कि थोड़ा बहुत आपको ज्योमेट्री की सेंस होनी चाहिए कि भाई वाई इक्वल टू लाइन कहाँ से पास होगी, वाई इक्वल टू 2 कैसे होगी पास, फिर पॉइंट्स लाइन के ऊपर कैसे आते हैं, तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसमें तो कोई फॉर्मूला वगैरह बेसिक कुछ ऐसा लगा भी नहीं, तो ओलंपियाड वगैरह में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो बेटा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लाइक मैंने ऑलमोस्ट 85 to 90% करा दिया है। थोड़ा सा और लाइक रह गया है, पर उस टाइप के अभी क्वेश्चन आते नहीं, वो बहुत पहले आते थे। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट और शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन वाला कॉन्सेप्ट और समझा दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम सर्कल। ठीक है बेटा? यस ठीक है, ठीक है। तो सारे के सारे बेटा ये वाला जो टॉपिक था, जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल वाला था, एक ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन लाइक वो अगर इक्वेशन सारी पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेक्शन फॉर्मूला वगैरह, तो लाइक ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, यस चलो बेटा, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. ओके।